कर्नाटक सरकार ने हाल ही में नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण को लेकर दो बड़े फैसले किए। पहला फैसला ये कि सरकार ने मुसलमानों के लिए ओबीसी कोटे में रखा 4% कोटा खत्म कर दिया है। दूसरा फैसला ये कि इस 4% कोटे को वोकलिगा और लिंगायत समुदायों में बांटा गया है। जी हाँ, समझ तो आ ही रहा होगा कि चुनाव आ गए हैं, चुनाव करीब हैं। कर्नाटक सरकार का चुनाव से पहले ये आखिरी दांव था, क्योंकि उसके बाद से तो आचार संहिता लग जाएगी, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, जिसके बाद कोई भी पार्टी प्रचार प्रसार नहीं कर सकती। मगर इस फैसले से क्या असर पड़ेगा बाकी आरक्षण समीकरण में? क्यों लिया सरकार ने ये फैसला और क्या सरकारें इस तरीके से अदालत के जरिए पारित किए गए आरक्षणों को हटा सकती हैं, खारिज कर सकती हैं? इन्हीं कुछ सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते आप आ गए हैं सही वीडियो पर। सो हेलो, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। आगे बढ़ने से पहले अनकट को इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आ जाते हैं आज के मुद्दे पर कि क्या है आखिर ये 4% का मुस्लिम कोटा, कब आया, क्यों आया, क्या है इसका इतिहास और बीजेपी की सरकार कर्नाटक में क्यों इसे हटाना चाह रही है। पहले तो आपको बता दूं कि पूरा फैसला क्या है। तो बीजेपी मुख्यमंत्री बोम्मई ने पत्रकारों को बताया है कि कर्नाटक में मुसलमानों को उनके पिछड़ेपन के मद्देनजर रखते हुए दिया जा रहा 4% का कोटा हटाया जा रहा है। इसे वोकलिगा और लिंगायत समुदाय में बांटा जाएगा। इसके बाद वोकलिगा के लिए कोटा 4% से बढ़कर के 6% कर दिया गया है। पंचम सलियों, वीर शैवों और अन्य लिंगायत श्रेणियों के लिए कोटा 5% से बढ़कर के 7% हो गया है। वहीं मुस्लिम समुदाय को अब EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के 10% के कोटे के तहत आरक्षण मिलेगा। मगर आप सोचेंगे कि जाति पर आरक्षण सुना था, मगर ये धर्म के आधार पर आरक्षण क्या है? तो इसका भी एक इतिहास है। 1994 में कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री HD देवेगौड़ा ने एक रिपोर्ट में पाया कि कर्नाटक में केवल 0.1% कांस्टेबल्स ही मुस्लिम हैं। ये देखते हुए उन्होंने सवाल पूछा कि क्या ये लोग हमारे अपने नहीं हैं, भारतीय नहीं हैं? उस वक्त देवेगौड़ा ने मुस्लिम्स के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर सरकारी नौकरियों और एजुकेशन में कोटा तय किया था। ये बात उन्होंने 2018 में अपने इस फैसले को समझाते हुए कही थी। हालांकि मुसलमानों के लिए 2B श्रेणी बनाने के इस ऐतिहासिक प्रोसीजर की जो शुरुआत है वो यहाँ से नहीं हुई है। इसका जो इतिहास है, हिस्ट्री है, वो बहुत पहले से चली आ रही है। 1918 में उस वक्त के तत्कालीन मैसूर रियासत के शासन के दौरान ये प्रोसेस शुरू हुआ था, जो आज तक जारी है। उस वक्त भी बाकायदा पूरे डेटा के साथ, रिसर्च के साथ कई राज्य आयोगों द्वारा वैज्ञानिक पूछताछ के माध्यम से मुस्लिमों की पहचान सामाजिक रूप से पिछड़े के रूप में की गई थी। जानकारों का कहना है कि कर्नाटक में मुसलमानों को इस आधार पर आरक्षण नहीं मिला है कि वो अल्पसंख्यक हैं, यानी कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है। कोटा इस आधार पर मिला था कि वो पिछड़े हैं। तो जब तक ये साबित नहीं हो जाता है कि कर्नाटक में क्या वाकई में मुसलमान पिछड़ेपन से आगे आ गया है, इस आरक्षण को हटाना गलत है और निंदनीय है। विपक्ष ने इसे अनसाइंटिफिक, कम्युनली मोटिवेटेड और इलेक्शन गिमिक बताया है। भारत की स्वतंत्रता के बाद कई स्टेट कमीशंस बनी जिनमें कर्नाटक में मुसलमानों को एक पिछड़ी हुई कम्युनिटी के तौर पर कैटेगराइज करा गया। ऐसी कम्युनिटीज की पहचान करके उनकी तरक्की के लिए सामाजिक बाधाओं को दूर करने के उपाय भी रेकमेंड किए गए। 1918 पर आ जाते हैं। 1918 में मैसूर के राजा कृष्णराज वाडियार 4 ने मिलर कमीशन बनवाई थी, उसका गठन किया था ये जांचने के लिए कि उनकी रियासत में पब्लिक सर्विसेज में क्या सभी समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व, माने रिप्रेजेंटेशन, इक्वल है भी या नहीं। पूरी रिसर्च और तबियत के साथ रिपोर्ट दायर की गई, जिसमें पिछड़े समुदायों के लिए रिजर्वेशन, स्कॉलरशिप्स और उम्र में रिलैक्सेशन, यानी कि उम्र लिमिट में रिलैक्सेशन की रिकमेंडेशन की बात कही गई। और इस केस में फाइंडिंग ये थी कि मुसलमानों को भी पिछड़ा वर्ग उस समय भी माना गया था। फिर 1918 पर आ जाते हैं। 1918 में मिलर पैनल से लेकर के 1990 के दशक में ओचनप्पा रेड्डी आयोग तक सभी कमीशंस ने मुस्लिम्स को किसी न किसी रूप से सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग करार दिया। इन्हीं ऐतिहासिक निष्कर्षों और रिपोर्ट्स के आधार पर 1994 में पिछड़े वर्गों की 2B श्रेणी में कर्नाटक में मुसलमानों का वर्गीकरण किया गया था, जिसे अब कर्नाटक सरकार ने ये कहकर खारिज कर दिया है कि कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आपको बताती चलूं कि आरक्षण कोई अकेले सरकारों के फैसले से नहीं होता है।
इसमें रिपोर्ट्स दायर की जाती हैं, कास्ट सेंसस भी होते हैं, धर्म सेंसस होते हैं, फिर पता लगता है कि भैया किस समुदाय या जाति की कितनी आबादी है और उसी के हिसाब से सभी पॉलिसीज और रिजर्वेशंस डिसाइड होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि कुल मिलाकर के सारे आरक्षण किसी भी राज्य में 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए, मगर फिलहाल कर्नाटक सरकार ने वो लिमिट क्रॉस कर दी है और अब कर्नाटक में कुल आरक्षण 56% आ चुका है। कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए रिजर्वेशन 15% से बढ़ाकर के 17% किया है और अनुसूचित जनजाति के लिए बढ़ाकर 3% से 7% कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तय लिमिट के मुताबिक रिजर्वेशन परसेंटेज को 50% से कम रखना ही होगा, लेकिन यहाँ पर 56% हो चुका है। अब इस फैसले के पीछे की पॉसिबल वजहें क्या है, उस पर बात करते हैं। दरअसल ओल्ड मैसूर या साउथ कर्नाटक में वोकलिगा समुदाय का वर्चस्व है, जिसकी राज्य की आबादी में 15% की हिस्सेदारी है। यह आबादी मांड्या, हासन, मैसूर, तुमकुर, कोलार और चिक्काबल्लापुर जिलों में असर रखती है। मांड्या में 50% से ज्यादा वोकलिगा है। ओल्ड मैसूर सबसे बड़ा इलाका है और यहीं पार्टी की हालत यानी बीजेपी की हालत सबसे ज्यादा खराब है, इसलिए इस बार यहाँ सबसे ज्यादा ताकत लगाने की तैयारी है। दक्षिण कर्नाटक पर आ जाते हैं। वहां पर जनता दल सेक्युलर का गढ़ है। पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा और कांग्रेस के सीनियर लीडर सिद्धरामैया का यहां पर काफी प्रभाव है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां 20 और जेडीएस ने 30 सीटें जीती थी। बीजेपी को यहां केवल 15 मिली थी। तो 4% का हटाया हुआ जो मुस्लिम कोटा है, जो वोकलिगा समुदाय में 2% के हिसाब से बटेगा, वो इस पर असर डालेगा। वहीं सेंट्रल और कित्तूर कर्नाटक में लिंगायतों का दबदबा है। सेंट्रल कर्नाटक की सीटों पर लिंगायत समुदाय निर्णायक भूमिका में रहता है। येदुरप्पा सेंट्रल कर्नाटक के शिवमोगा से ही आते हैं। इस वजह से बीजेपी का शिवमोगा और चिकमंगलूर जिलों में दबदबा है। महाराष्ट्र की सीमा से लगा कित्तूर कर्नाटक रीजन भी लिंगायत समुदाय के दबदबे वाला है। तो 2018 के चुनावों में सेंट्रल कर्नाटक में कांग्रेस ने 5 और बीजेपी ने 21 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं कित्तूर कर्नाटक में कांग्रेस ने 16, बीजेपी ने 26 और जेडीएस ने केवल 2 सीटें जीती थी। बाकी बचा हुआ 4% मुस्लिम कोटा जिसकी बात हो रही है, वो इन्हीं लिंगायतों में बटेगा। तो नमाज, हिजाब और टीपू सुल्तान के बाद सत्तारूढ़ भाजपा का ये आखिरी दाव है चुनाव से पहले। देखना होगा कि क्या वाकई में वोकलिगा समुदाय इस बढ़े हुए 2% के आरक्षण से खुश होगा या फिर वो अपनी लॉयल्टी जेडीएस के साथ ही रखते हैं। तेल की धार देखनी बाकी है। हम भी यही हैं और आप भी यही हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है, मगर इतना तो तय है कि मुस्लिम्स के लिए 4% कोटे को रद्द कर देने से विपक्ष काफी खफा है। हाँ, मगर विपक्ष का ये गुस्सा अगर वोट बन करके उन पर बरसता है तब बात है, वरना ये बयानबाजी बस शोबाजी ही रह जाएगी। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा, एनालिसिस पसंद आया होगा। फिलहाल मुझे दें इजाजत। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।